A फॉर अचीवेबल। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा गोल है, जैसे जो हमारी प्रॉब्लम है, हम क्या चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से हम क्या चाहते हैं, वो हमारे रिसर्च से अटेन हो पा रहा है या नहीं। जैसे हम पढ़ना चाह रहे हैं कि कल आपको एग्जांपल दिया था कि डोमेस्टिक वायलेंस पर इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो हम रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं क्या वो उस इफेक्ट को दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो तीसरा हमारा वो होता है अचीवेबल, कि जो भी हम गोल डिसाइड कर पा रहे हैं वो हमारा रिसर्च अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तीसरा होता है आर, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब क्या होता है, हम लोग जो है सोशल एनवायरनमेंट में स्टडी करते हैं, तो जो भी हमारा गोल है या जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो रियलिस्टिक सिचुएशन में अटेन हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लैब वर्क में नहीं कर सकते। डोमेस्टिक वायलेंस अगर हमें चेक करना है तो हम लैब में बिठा के झगड़ा नहीं करा सकते, उनको लिए उसके लिए एक नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए। तो जो भी हमारा गोल अचीव हो रहा है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड है आपका टी, टाइम बाउंड। टाइम बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, लाइफ के हर फील्ड में टाइम बहुत एसेंशियल होता है। आप लोग एग्ज़ाम देने बैठते हो, आपको टाइम होता है कि आपको 11 से 1 या 11 से 2 में आपको पेपर कंप्लीट करना है, और आप उसी टाइम बाउंड में जब बनते हो तो आप अच्छे से इफेक्टिवली अपना काम उस टाइम में पूरा करते हो। उसी तरह से किसी भी रिसर्च को करने के लिए हमें एक टाइम फाउंडेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि हम रिसर्च आज स्टार्ट कर दिया, करते जा रहे 5 साल 6 साल, नहीं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अलग होती है और टाइम बाउंड अलग होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं और टाइम बाउंड के अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें टाइम लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइम लिमिट नहीं डिसाइड करते तो हमारा रिसर्च वेग होता जाता है, उसमें कई और वेरिएबल्स अफेक्ट करने लगते हैं। क्योंकि हम रियल माहौल में एक नेचुरल लॉ के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम टाइम बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। टाइम के साथ ह्यूमन नेचर भी बदलने लगता है, बाकी और वेरिएबल्स भी उसको अफेक्ट करने लगते हैं। अब लॉकडाउन में थोड़ा इनकम का प्रॉब्लम हुआ, उस टाइम हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है लॉकडाउन के बाद उसी फैमिली में कोई और सोर्स आ गया जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, तो हम उस फैमिली को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम एक टाइम बाउंड बना करके अगर काम करते हैं तो हमारा रिजल्ट ज़्यादा ऑथेंटिकेट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, जिसको हम ज़्यादा अच्छे से जनरलाइज कर सकते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो चलते हैं वो हमारे स्मार्ट पॉलिसी पर ही चलते हैं। इसके अलावा और कई तरह से ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया गया है। कितने टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के? आपके 4 टाइप होते हैं: जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। बच्चे थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस डालिए आप लोग, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके रिसर्च में भी हेल्प करेगा बजाय फ़ोटो खींचने के। क्योंकि फ़ोटो खींचने के बाद वो कितनी खुलती है ये मुश्किल होता है। तो आप लोग लिखना शुरू करो, लिखने से एक दिमाग में बना रहेगा। पहला होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन जनरल टर्म्स में बताइए, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैम जैसे जहाँ पे अशिक्षा है वहाँ गरीबी होगी, ऐसा करके कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसी समस्या एक जनरल जिसमें हम वेरिएबल को स्पेसिफाइड नहीं करते। जी मैम। इन जनरल अगर हम टेक्निकल टर्म्स में, हम लोग रिसर्च की क्लास कर रहे हैं तो टेक्निकल टर्म्स में होता है कि जहाँ हम वेरिएबल्स को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करते। जैसे आपने कहा कि गरीबी का, अशिक्षा से मतलब कि जहाँ
गरीबी का शिक्षा पर प्रभाव। हाँ, शिक्षा पर गरीबी होती है तो अशिक्षा होती है, मतलब शिक्षित कि कम होते नहीं, हैं, कम शिक्षित होते हैं। कम शिक्षित होते हैं, और गरीबी नहीं होती तो शिक्षित ज्यादा होते हैं। पॉपुलेशन का बढ़ना ये एक, हाँ, ये एक हमने वेट टर्म में ले लिया कि गरीबी का शिक्षा पे प्रभाव, ये हमारा एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इसमें हमने और किसी वेरिएबल को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये हमारा एक जनरल ऑब्जेक्टिव हुआ कि गरीबी का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम जब इसको आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात उसमें की जाए, किसी समस्या, जैसे कल आपने डोमेस्टिक वायलेंस और किसी लॉ गोल को हम थोड़ा स्पेसिफाइड कर, यस, स्पेसिफाइड करने में हम क्या करेंगे? गरीबी का शिक्षा पर प्रभाव, तो गरीबी के लेवल्स डिसाइड करेंगे। गरीब हम किसे कहते हैं? ठीक है, गरीब हम किसे कहते हैं? पहले गरीबी के लेवल्स डिसाइड करेंगे, फिर शिक्षा के लेवल्स डिसाइड करेंगे। या अशिक्षित किसको मान रहे हैं? भाई जो ग्रेजुएशन किए हुए उसको अशिक्षित में तो नहीं रख सकते, जो हाई स्कूल पास है उसको अशिक्षित में नहीं रख सकते, जो 5th स्टैंडर्ड भी पास है उसको भी हम अशिक्षित नहीं कह सकते। तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम गरीबी किसको मान रहे हैं और अशिक्षा किसको मान रहे हैं, शिक्षित किसको मान रहे हैं। क्योंकि शिक्षित में भी बहुत से ऐसे कैटेगरीज आती है जिसमें डिग्रीज काउंट नहीं करती, फिर भी उनको शिक्षित कहा जाता है, बुद्धिजीवी कहा जाता है। बुद्धिजीवी किसमें आते हैं? जरूरी नहीं कि हम उनके एमफिल, डीफिल, डीलिट इन सब की डिग्रीज चेक करें। तो उसको जब हम कैटेगराइज करते हैं तो वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन के सामने आता है कि शिक्षा हम किसको कह रहे हैं, गरीबी हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम पैरामीटर्स को लेते हैं तो हम एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। चौथा होता है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इंस्टेंट, तुरंत से कोई जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होता है उसी को हम इमीडिएट ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव है कि गरीबी का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको अगर हमें इमीडिएट ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो हम कहेंगे गरीबी रेखा के नीचे लोग अशिक्षित होते हैं। ये इमीडिएट हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे लोग अशिक्षित होते हैं। गरीबी रेखा क्या है वो गवर्नमेंट डिसाइड करके आपको बता देती है, उनका ऑन पेपर्स मैनुअल होता है। और अशिक्षा क्या है कि हमने हाई स्कूल पास को शिक्षित मान लिया, उसके नीचे अशिक्षा मान ली। तो ये हमारा होता है इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, जो हम जनरल ऑब्जेक्टिव से ही डिराइव कर लेते हैं और कुछ एक वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो इन तीनों को मिलाकर के बनता है, जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव को मिला के बनता है, उसको हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के सारे ही गुण होते हैं। इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के सारे गुण होते हैं। टाइम बाउंड होता है कि हमें इतने से इतने टाइम के बीच में अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देना है। तो ये मेन टाइप्स होते हैं हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के। अब जो मेन क्राइटेरिया बनाया गया कि इसके अलावा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता सोशल रिसर्च में कि हम इनके अंदर अपने आप को बाउंड कर लें। जरूरी नहीं, हो सकता है हम एक जनरल ऑब्जेक्टिव से अपना रिसर्च स्टार्ट करें और वो काम करते करते हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बन जाए। इसलिए हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ रिसर्चर्स ने कुछ अदर जनरल ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि इन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी हमारा रिसर्च अगर इन गोल्स को अचीव कर लेता है तो हम उसे प्रॉपर रिसर्च कहते हैं। वो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं।
डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो हैं जनरली हमारे जो क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं। जैसे एक्शन रिसर्च में होता है कि नहीं, क्वालिटेटिव रिसर्च जितने होते हैं उनमें हम यूज करते हैं जैसे हम अगर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। जो अभी एनपीई आया है इसका क्या प्रभाव पड़ा है कि इमीडिएट होगा, इमीडिएट होगा क्योंकि एनईपी का प्रभाव अभी जो हम मेजर करेंगे वो इसी स्केल पर मेजर करेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है, खराब है। इसको हम अभी कोई रैंक नहीं दे पाएंगे या 1 to 10 के स्केल पे मेजर नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। अभी चूंकि इम्प्लीमेंट हुआ है, जब तक कि 2-3 रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हम इसको किसी स्केल पर मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम एक इमीडिएट प्रोसेस बनाते हैं, एक इमीडिएट रिसर्च पॉलिसी बनाते हैं जो कि तुरंत बच्चों से एक इंटरव्यू या क्वेश्चनर शेड्यूल करके उसको भरवा लेते हैं, जो कि ये बताता है कि वो कितना सही है या नहीं है, बच्चे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ टीचर्स का अलग है कि टीचर्स उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे इमीडिएट गोल्स में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। ठीक है, बाकी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ये है 6-7 कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए किसी भी रिसर्च को करने का। पहला है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास। ज्ञान का विकास क्या है? किसी भी रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान को अर्जन करना और उसको प्रिजर्व करना। प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ पेपर, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल्स, उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। रिसर्च प्रिजर्व कैसे होते हैं? अब तो बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स आ गई हैं, नहीं पहले सिर्फ जर्नल्स होते थे, जर्नल्स में वो प्रिजर्व होते थे। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, हम जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं उससे जो भी आउटकम निकल रहा है, जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको प्रिजर्व करना और आगे के स्टडीज़ के लिए उनको प्रोवाइड करना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे किसी भी रिसर्च का। सेकेंड होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, कि हम सामाजिक परिवेश का वैज्ञानिक अध्ययन करें। सामाजिक परिवेश का वैज्ञानिक अध्ययन करें का मतलब क्या होता है कि हम अपने, जो हमने पहले स्पेसिफिक बताया स्मार्ट में, कि हम अपने प्रॉब्लम्स डिफाइन करें, अपने वेरिएबल्स डिफाइन करें और उन जो हमारे उस वेरिएबल को जो और दूसरे वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करें। ये आगे की यूनिट्स में आप लोग को कंट्रोलिंग मेथड्स बताए जाएंगे। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि गरीबी का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक वेरिएबल क्या होगा? गरीबी, दूसरा वेरिएबल होगा शिक्षा। ठीक है, अब उस गरीबी और शिक्षा को प्रभावित करने वाले और भी कई चर होंगे या वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स इन जनरल टर्म्स में आप मान लीजिए तो कंडीशंस होते हैं, पर चूंकि आरंभ की क्लास है तो हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो गरीबी को और शिक्षा को, दोनों को, इन दो वेरिएबल्स को और भी बहुत सारे वेरिएबल्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि शिक्षा पर सिर्फ गरीबी का ही प्रभाव नहीं पड़ता, आपके आईक्यू का भी प्रभाव पड़ता है, आपके एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, आपके सोशल कंटेक्स्ट का भी प्रभाव पड़ता है, आपके सिबलिंग्स का भी प्रभाव पड़ता है, आपके पीयर ग्रुप का भी प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षा को हम केवल गरीबी से अटैच नहीं कर सकते अगर हम वेग फॉर्म में लें तो। पर अगर हमें स्पेसिफाइड स्टडी करनी है तो हम अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल करके सिर्फ गरीबी वाले फैक्टर को लेकर के या गरीबी वाले वेरिएबल को लेकर के हम स्टडी आगे कंडक्ट करते हैं, तो उसको हम साइंटिफिक रिसर्च मानते हैं। जब हम अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल करके अपने रिसर्च आगे बढ़ाते हैं तो उसको हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। तो सोशल कंडीशंस में साइंटिफिक रिसर्च करना हमारे रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तीसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों का वर्गीकरण क्या होता है? इसके साथ ही आता है वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स। तथ्यों का वर्गीकरण क्या होता है कि हम जैसे स्टडी कर रहे हैं, पहला बताया कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस पर इनकम का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एक तथ्य हमने सामने लाया कि डोमेस्टिक वायलेंस पर इनकम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये एक तथ्य हमने या हाइपोथेसिस हमने डेवलप कर ली कि इनकम का प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है, इसको वर्गीकृत करना। इसको वर्गीकृत करने में क्या करेंगे? लेस इनकम का प्रभाव क्या पड़ता है, हाई इनकम का प्रभाव क्या पड़ता है, मीडियम इनकम का क्या प्रभाव पड़ता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि लो इनकम का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, हाई इनकम का प्रभाव कम पड़ता है। इसको हम वेरीफाइड करते हैं पुराने अध्ययनों से, वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स। जो हमारे पुराने स्टैब्लिश्ड स्टडीज़ हैं, जो लॉकडाउन के पहले हुई हैं, वो क्या शो करती हैं, उनके साथ हम इसको मिला के वेरीफाइड करते हैं कि क्या सचमुच पहले भी इस तरह की स्टडीज हो सकती है कि इनकम का प्रभाव डोमेस्टिक वायलेंस पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसके साथ हम मिला करके इन दोनों को वेरीफाई करते हैं। तो हमारा जो एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि हम नए स्टडीज़ के साथ साथ पुराने स्टडीज़ को कंपाइल करके अपनी स्टडी को वेरीफाई करते हैं। फिर आता है एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रसार, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज। ये क्या होता है? ज्ञान का प्रसार मतलब अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना है। जो पुराना हो चुका है उसमें कुछ नया ऐड करना है। ठीक है, पुराना स्टडी हमने पढ़ा कि इनकम का इफेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस पे पड़ता है। हम उसमें नया क्या ऐड करेंगे कि लॉकडाउन में लोग बेकार हुए, इसकी वजह से उनकी इनकम कम हुई, जिसका प्रभाव बढ़ा जो कि पहले नहीं था। तो इसमें एक फैक्टर हमने नया ऐड किया। तो जो भी पुरानी स्टडीज़ होती हैं उसमें जब हम कुछ नया ऐड करते हैं तो उसको एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो ये एडिशन हमारे रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पुराने काम तो हो ही चुके हैं, हमें वही काम करने की क्या ज़रूरत है। काम करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उस पुराने में हम कोई एक फैक्टर नया ऐड करते हैं जो कि उस टाइम पर नहीं था पर आगे हो सकता है। तो हम उसको ऐड करके एक स्टडी डेवलप करते हैं कि अगर ये कंडीशन हुई तो ये रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, होते हैं, कभी नहीं कहा जाता। सोशल साइंस रिसर्च में कभी भी डेफिनेट कुछ नहीं होता, हो सकता है। ठीक है, तो हम उसमें एक नया फैक्टर ऐड अप करते हैं। यही हमारा ओरिजिन होता है रिसर्च का, जो हम कर रहे हैं। नहीं तो पुरानी स्टडीज तो ही हैं, हम उन्हीं को आगे पोस्टलेट कर दें। पर नया रिसर्च करने का क्या मतलब है कि हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, हम उसमें कुछ और नयापन ला रहे हैं, उसमें कुछ और नया जोड़ रहे हैं। उसके बाद आता है सोशल कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन। हर रिसर्च का लास्ट गोल यही होता है, प्रेडिक्ट करना। हर रिसर्च का, चाहे वो साइंस हो, पैरासाइंस हो या सोशल साइंस हो, सबका लास्ट एम क्या होता है? प्रेडिक्शन करना। पर सोशल साइंस रिसर्च में क्या होता है कि हम सोशल कंट्रोल के साथ प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे प्रेडिक्शन से कहीं आग लग जाए। तो उन सोशल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हुए हम अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं और उसके बाद प्रेडिक्शन करते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस हमने इसलिए टर्म यूज़ किया, जैसे शिक्षा, गरीबी का शिक्षा पर प्रभाव, लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। पर किसी के घर में दिन रात झगड़ा होता हो, फिर भी आप अगर उससे पूछने जाएंगे वो हाँ नहीं करेगा, तो इस पर स्टडी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है कि आप रिस्पॉन्सेस कैसे गैदर करें। आपको आस पड़ोस से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये हो रहा है,
लेकिन सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये होता है हमारा सोशल कंट्रोल। अगर हम सीधे जाके कह रहे हैं यार तुम्हारे यहाँ बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं दिन भर, तो क्या होगा, तुम नाराज हो जाओगे, हो सकता है कि तमाचे में मार दो। भाई जो झगड़ा करने की जिसकी आदत है वो ये कर सकता है। तो जो सोशल कंट्रोल होता है कि हम अपनी स्टडीज़ को किस तरह से कंडक्ट करें कि सामने वाले को बुरा न लगे, सामने वाला उस पर ढंग से रिस्पॉन्ड कर सके, ये समझ सके कि एक समस्या है जिसका समाधान हमें ढूंढना है, उस तरह से वो उसको रिस्पॉन्ड करे, तब अपने जवाब आगे निकालें। अगर सीधे तरह से किसी से पूछ लें या तुम तो बहुत मारपीट करते हो, तो सीधे घुमा के एक देखा क्या करना करते हैं ना। तो जो सोशल साइंस के रिसर्च होते हैं उनको बहुत ही इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ कंडक्ट किया जाता है ताकि उसका किसी पे अफेक्ट ना पड़े। जैसे आप जर्नलिज्म के हो, आपको पता होगा कि 2 लाइन लिख देने से आग लग जाती है, अखबार में एक खबर छपती है, फैल जाती है, लोग उसके आगे पीछे सोचने भी नहीं जाते कि हम कुछ फैक्ट्स देखें, ये जनरल मॉब नहीं देखता। पर एक रिसर्चर का काम क्या होता है, उस जनरल फैक्ट्स को देखना, परसीव करना अपनी इंटेंस नॉलेज से, जो उसने पुराना स्टडीज़ किया है और जो रिव्यूज इकट्ठा किए हैं उनसे उसको परसीव करना और उसको स्पेसिफाइड करना, ठीक है। उसके बाद हम अपने रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर ये कंडीशंस हो तो ऐसा हो सकता है। इसको हम सोशल कंट्रोल एंड प्रिडिक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है आपका जनरलाइजेशन। अब प्रिडिक्शन और जनरलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? प्रेडिक्शन हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने तरीके से कि हाँ ये हो सकता है, और जनरलाइजेशन ये होता है कि जब वो चीज़ हो चुकी होती है तो हम उसको समाज को बता देते हैं कि हाँ अब ये चीज़ हो चुकी है और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, हो चुकी है और ये फैक्ट है। प्रिडिक्शन क्या होता है? जैसे हमने स्टडी की, हमने कहा कि गरीबी का शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये हमारा एक प्रिडिक्शन क्वेश्चन कि हम ये कहेंगे कि अगर इस इनकम से इस इनकम तक का व्यक्ति है तो उसके परिवार में शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको, जैसे अभी हमने काम किया, हम यूपी में बैठे, हमने यूपी के स्टूडेंट्स पे काम किया या यूपी के फैमिलीज पे काम किया। इसको हम दूसरे स्टेट्स में और जो स्टडीज हुई हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, या तो हम पुराने रिव्यू से सर्वे करते हैं या फिर हम खुद दूसरा स्टडी कंडक्ट करते हैं सेम डिज़ाइन पर दूसरे तीसरे स्टेट्स में, और हमें सेम पैटर्न ऑफ रिजल्ट मिलता है, तो हम उसको एक जनरलाइज्ड वे में पब्लिश करते हैं कि हमने पूरे भारत में इस तरह का सर्वे या स्टडी कंडक्ट की और हमें ये परिणाम प्राप्त हुए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि गरीबी का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है हमारी शिक्षा पर। इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। प्रेडिक्शन आपका एक छोटा टर्म हो गया, और जब हम इसको जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास अब बल्क ऑफ लिटरेचर होना चाहिए। उसको सही करने के लिए हमारे पास साक्ष्य होने चाहिए, पुरानी स्टडीज़ होनी चाहिए या हमारी ही स्टडीज रिप्लिकेटेड होनी चाहिए। जब इस तरह की कई स्टडीज़ मिलके एक तरह का एक ही परिणाम शो करते हैं तो उसको हम जनरलाइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या गोल होता है हमारे किसी भी रिसर्च का, वो होता है कि वो मानवता के भलाई में कार्य कर सके, ठीक है। ये क्या होता है, जितने भी हमारे फाइंडिंग्स हैं या रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उन सब का यूटिलाइजेशन क्या है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि गरीबी का शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है,
ठीक है, हमने इसको जनरलाइज कर दिया। अब वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी में कैसे यूज़ होगा कि उसके ऊपर हम पॉलिसीज बनाएं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि क्लास 5 तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, तो क्लास 5 तक हम बच्चे को एजुकेटेड मानते हैं, भाई वो अपना नाम लिखना पढ़ना जान जाता है। तो क्लास 5 तक गवर्नमेंट ने शिक्षा फ्री कर दी। अब उसमें गरीबी का कोई रोल नहीं कह सका। फिर उसके बाद जो नहीं पढ़ता वो नेग्लिजेंस होता है। तो हमारी जो स्टडी हुई कि गरीबी का शिक्षा पे प्रभाव पड़ता है, वो हमारे ह्यूमैनिटी को कैसे अफेक्ट किया उसने कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि क्लास 5 तक हम एजुकेशन फ्री कर देंगे, जिससे कि हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट जुड़ जाता है। तो जो भी सामाजिक अनुसंधान या शोध होते हैं, उनका जो आउटकम होता है वो हमेशा व्यक्ति के विकास के लिए किया जाता है, कि जिससे व्यक्ति को, समाज को या ह्यूमैनिटी को कोई ना कोई बेनिफिट मिले। अब जैसे पहला एग्जांपल दिया था कि इनकम का डोमेस्टिक वायलेंस पर अफेक्ट पड़ता है। अभी इलेक्शंस की वजह से या जिसकी वजह से गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज ला रही है, जैसे हरियाणा वगैरह में कर दिया है कि हर फीमेल को 1000 रुपये देंगे, हर महीने 1000 रुपये देंगे, घर बैठे देंगे, जो भी नॉन वर्किंग फीमेल है किसी भी एज ग्रुप की। इससे क्या है कि एक अदर सोर्स ऑफ इनकम आपका तैयार हो जाता है, जिससे कि ये रोज की किचकिच कम हो सकती है। तो ये जो चीज़ें ढूंढी जाती हैं या स्टडीज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली ज़रूरी नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाए, NGOs भी बनाते हैं, हम लोग खुद भी चेंज करते हैं। काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स बनते हैं कि इस तरह की फैमिली अगर है तो आप उनको काउंसलिंग के लिए भेज दो, काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स में उनका काउंसलिंग हो जाएगा। तो ये जो भी रिसर्च हम करते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही कंडक्ट करते हैं। तो जो भी हमारे रिसर्च हैं वो किस चीज़ में काम आए, ह्यूमन वेलफेयर को या ह्यूमैनिटी को पढ़ाने में काम आए और अच्छी शिक्षा की तरफ जाए। तो ये मेजर आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। जैसे आपने कहा कि पहले हमारा रिसर्च बहुत स्मार्ट है, कोई कितना भी स्मार्ट हो उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूरत होती है। ऊपर कितनी दिखती है, अंदर कितनी होती है, ये जानना। हम लोग सोशल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर हम खुद को ही रखते हैं, ठीक है, हम बोले कि नहीं हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें सब कुछ आता है, सही है? सही है? नहीं सही है। सही है बोलना सीखो, नहीं सही है। क्योंकि कमियां सबके अंदर होती हैं। हमने रिसर्च की डेफिनेशन दी और रिसर्च को बहुत स्मार्ट बताया, ठीक है, स्मार्टनेस के गोल्स भी बता दिए, पर उस स्मार्टनेस के अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, चाहे वो साइंस में हो या सोशल साइंस में हो, कमियां सबके अंदर होती हैं। उन कमियों को भी ध्यान में रखना चाहिए, उन कमियों को हटाया नहीं जा सकता कहीं से भी, क्योंकि हम सोशल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो हम वहाँ से किसी भी चीज़ को हटा नहीं सकते, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपनी स्टडी से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। इसलिए उन कमियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मेन फैक्टर है हमारा, जो लास्ट फैक्टर है रिसर्च का या मेन फैक्टर है, वो है लिमिटेशंस ऑफ द रिसर्च, कि हमारा रिसर्च कहाँ पर आकर के लिमिटेड हो जाता है या रुक जाता है। समझ में आ रहा सबके? नहीं कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव समझ में आए? यस मैम। तो हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च पर। लिमिटेशंस क्या होंगे? इसको पढ़ के मत करते हैं। दायरा मतलब किसी चीज़ का लिमिट, हमारा ये दायरा है, हमें उसके अंदर रहकर ही काम करना है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते ऐसा। ये तो लिमिटेशन का मतलब हो गया। ड्रॉबैक्स रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सोशल साइंस के रिसर्च में कि हम लोग ह्यूमन स्टडी करते हैं,
ह्यूमन स्टडी करते हैं, सोशल स्टडी करते हैं, समाज के का अध्ययन करते हैं, सोसाइटी को स्टडी करते हैं, ह्यूमन को स्टडी करते हैं। हमारे सारे लिमिटेशंस यहीं से स्टार्ट होने लगते हैं। और जो स्टडी कर रहा है वो खुद एक ह्यूमन बीइंग है। तो ये जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है स्टडी की, जो सबसे बड़ी रुकावट है वो क्या है? जो हमारा स्ट्रक्चर है, रिसर्च का स्ट्रक्चर है, वही हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हम ह्यूमन स्टडी कर रहे हैं, सोसाइटी स्टडी कर रहे हैं, और जो स्टडी कर रहा है वो खुद भी एक ह्यूमन बीइंग है। वो आपके साथ इन्वॉल्व रहता है हर काम में। तो पहला लिमिटेशन क्या है? साइंटिस्ट, अ पार्ट ऑफ व्हाट इज स्टडी। इसका क्या मतलब होगा कि जो अध्ययन कर रहा है वो उस अध्ययन का एक भाग होता है। समझ लो आप लोग? जैसे कि अभी हमने अध्ययन किया डोमेस्टिक वायलेंस का प्रभाव, ठीक है? हम स्टडी कर रहे हैं, हमने एक क्वेश्चनर बना करके आपको दिया कि आपको भरना है, पर उसमें कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हो सकता है हमें भी अफेक्ट करती हैं। तो हमारे स्टडीज के बायस होने का डर होता है या खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी हम अपने जिनके साथ हम स्टडी कर रहे हैं उन्हीं के साथ हम सिंपैथाइज हो जाते हैं, या कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है कि जिनके साथ हम स्टडी कर रहे हैं थोड़ी देर बाद उनसे हम डिटैच हो जाते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट होता है, जो उस अध्ययन का एक भाग होता है, उस स्टडी का एक पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा उस स्टडी को अफेक्ट करता है। तो जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो है साइंटिस्ट। जो भी रिसर्च कर रहा है उसको अपने आप को पहले कंट्रोल करना होता है। किसी भी रिसर्च को बहुत अच्छे और फुलफिल वे में कंडक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो रिसर्चर है वो ट्रेंड हो और सेल्फ कंट्रोल हो, नहीं तो उसके अपने ही भावनाओं का, अपने ही तरीकों का इफेक्ट उसके मेथडोलॉजी पर पड़ने लगता है, जो मेथड वो यूज़ कर रहा है। मान लो हम एक रिसर्च करा रहे हैं, हमने तुम लोगों को क्वेश्चनर दे दिया, तुम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है और बैठे बैठे हम बोर होने लगे। हमने कहा अरे यार उसमें ऐसे ही करना है, उसको जल्दी जल्दी करो, ये करो। अगर हमने 2-4 बार ये बातें कही तो आपके रिस्पॉन्सेस कम नहीं होंगे, चेंज हो जाएंगे, पार्शियल हो जाएंगे। आप लोग इनको बहुत जल्दी मत चाहिए, चलो यस 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 मार दो, या नो 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 मार दो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होता है। तो इसलिए जो साइंटिस्ट होता है या जो रिसर्चर होता है वो स्टडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसको कंट्रोल करने के अपने तरीके होते हैं। जो भी सोशल साइंस का रिसर्चर होता है उसको अपना रिसर्च कंडक्ट करने से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने पर चाहिए। एज ए स्टूडेंट जैसे आप लोग BA वगैरह में प्रैक्टिकल्स करते हो, वो क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इन फ्यूचर रिसर्च कैसे कंडक्ट करना है। तो उस टाइम पर ही आपको थोड़ा सिंसियर होना पड़ता है। जनरली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड को बिठाते हो, यार इसमें ऐसे भर देना ताकि मेरे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। 90% बच्चे यही करते हैं। आप लोग ज़्यादातर टीचर्स हो, आप लोग को मालूम होगा कि 90% बच्चे यही करते हैं। तो ये चीज़ कंट्रोल करनी पड़ती है। जब हम प्योर रिसर्च फील्ड में आते हैं तो अपनी इन आदतों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि हम अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करवा रहे हैं या रिजेक्ट करवा रहे हैं। नहीं, जो ओरिजिनल रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हीं को हम आगे एनालाइज करें तो हम एक अच्छे रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। नहीं तो हमारे मेथोडोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस आने लगते हैं, हमारा रिजल्ट बायस होने लगता है। दूसरी चीज़ है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव, जो दूसरी बड़ी लिमिटेशन है।
जब भी हम कोई समस्या लेते हैं या कोई पर्पस लेते हैं अपना रिसर्च आगे कंडक्ट करने के लिए, तो हम उसे उसके वेरिएबल्स को फाइनली डिफाइन नहीं करते हैं। तो कभी कभी हमारा रिसर्च टॉपिक जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। रिसर्च करते करते हमें खुद नहीं समझ में आता कि हमने इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स लिए हैं। अभी जैसे हमने ये कह दिया कि इनकम का इफेक्ट पड़ता है, तो हमने थोड़ा इसको कंसाइज कर दिया। लेकिन अगर हम यही एक टर्म ले लें कि लॉकडाउन में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ा, ये हमने एक रिसर्च टॉपिक कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब हम इसमें स्टडी क्या क्या करें। हमने स्टडी कर ली एक इनकम की, ठीक है। आपने तुरंत सवाल उठा दिया कि सिर्फ इनकम से ही क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या और दूसरे फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप सवाल कर सकते हो। अगर हमने उसमें इनकम वर्ड ऐड नहीं किया और अपना रिजल्ट सिर्फ एक इनकम को लेकर के दिया, तो हमारे ऊपर 10 सवाल खड़े हो जाएंगे। तो जो हमारा रिसर्च एम और ऑब्जेक्टिव होता है, वो जब तक हम स्पेसिफाइड नहीं करते तब तक हमारा रिसर्च बहुत लिमिटेड हो जाता है। हम उसको सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से आगे मेंशन नहीं कर सकते। तो मेनली क्या होता है, जब हम कोई रिसर्च डिज़ाइन फॉर्मुलेट कर रहे हैं या रिसर्च फॉर्मुलेट कर रहे हैं किसी भी फील्ड का, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या एम होता है या प्रॉब्लम होती है, कई तरह की भाषा में कुछ पर्पस होता है, प्रॉब्लम होती है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसको फाइनली डिफाइन करना चाहिए कि हम किन वेरिएबल्स को लेकर के स्टडी कर रहे हैं और कौन कौन से अदर वेरिएबल्स में इंक्लूड हो सकते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करना है। ये सारी चीज़ें जब तक हमारे रिसर्च में नहीं होंगी तब तक हमारा रिसर्च बायस होगा, वो उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट नहीं होंगे। तो दूसरा लिमिटेशन क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव, कि हमारा रिसर्च लिमिटेड हो जाता है जब हम उसको एम्स को और ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफाई नहीं करते। बहुत बड़े ब्रॉड टर्म्स में एक टॉपिक ले लिया और जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हम खुद उसमें कभी कभी उलझ जाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, इसमें ये भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है, तो अब हम आगे क्या करें। एक क्वेश्चन है, ये जब रिसर्च करने जा रहे हैं जितने मेंटर्स और टीचर्स वगैरह थे, सबने यही कहा था कि ब्रॉड टॉपिक लेना जिसकी वजह से आगे चल के रिसर्च में प्रॉब्लम ना आए। नहीं, देखो ब्रॉड टॉपिक दो तरीके से हैं। एक होता है ब्रॉड एंड स्पेसिफाइड। ब्रॉड का मतलब जैसे जो यहाँ ब्रॉड यूज किया जा रहा है, इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई द वे ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। एक ब्रॉड हम उसको कहते हैं जो कि एकदम ही वो होता है, जैसे अभी इसने कहा कि पॉवर्टी अफेक्ट्स एजुकेशन, ठीक है, पॉवर्टी अफेक्ट्स एजुकेशन, ये एक ब्रॉड है। जो साइंटिफिक टर्म है उसमें हम ब्रॉड इस एम को या इस रिसर्च को कहेंगे, पर इन जनरल लोग ब्रॉड किस टर्म यूज कर लेते हैं कि बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए मीन्स कि आपके 2-3 वेरिएबल उसमें होने चाहिए, उसको भी लोग ब्रॉड कहते हैं। वो ब्रॉड नहीं होता, वो स्पेसिफिक होता है। ब्रॉड आपका होता है कि जिसमें आपके वेरिएबल स्पेसिफाइड नहीं होते। दूसरा, इन जनरल टर्म्स में ब्रॉड किसको कहा जाता है, जैसे हम कहेंगे कि एजुकेशन इज अफेक्टेड, इसमें हमने 3-4 वेरिएबल्स लिखे, पॉवर्टी, सोसाइटी, एनवायरमेंट और सोसाइटी एक ही हो जाएगा, पीयर ग्रुप, फैमिली एनवायरमेंट, फैमिली एजुकेशन, ठीक है। इसमें हमारे एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय, ये हमारे वेरिएबल्स डिफाइंड है। इसको भी हम ब्रॉड कहते हैं, इसको हम मतलब
टेक्निकल टर्म में इसको ब्रॉड नहीं कहा जाता, पर जनरल टर्म में इसको ब्रॉड कहा जाता है। तो जनरली जो आपके मेंटर्स या गाइड होते हैं वो इसे ही ब्रॉड बताते हैं। जब आप टेक्निकल टर्म्स में आते हैं तो ब्रॉड ये होता है जिसमें कि आपके वेरिएबल्स डिफाइंड नहीं होते, वो हमारे रिसर्च को लिमिट कर देते हैं कि हम उसको, अब अगर हमने पॉवर्टी और एजुकेशन खाली कर दिया और हमने एक रिजल्ट दे दिया कि हाँ गरीबी का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, तो हमारे पास ये 3-4 क्वेश्चन और छूट जाते हैं कि क्या फैमिली एनवायरनमेंट का प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता, क्या सोसाइटी का प्रभाव शिक्षा पर नहीं पड़ता, ये प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अगर हम छोड़ के करते हैं तो हमारा रिसर्च लिमिट हो जाता है, उसकी सीमाएं बंद हो जाती हैं और इस पर हमारे पास ढेरों सवाल पूछने के लिए हो जाते हैं। तो इसको हम लोग ब्रॉड कहते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड नहीं होता। इसको हम लोग मल्टी वेरिएबल रिसर्च कहते हैं, जिसको कि जनरल टर्म्स में या लेमन टर्म्स में ब्रॉड कहा जाता है। पर अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो ये हमारा मल्टी वेरिएट रिसर्च डिज़ाइन होता है और ये हमारा ब्रॉड डिज़ाइन होता है। ठीक है, अब ब्रॉड क्लियर है, क्या ब्रॉड होता है। इसके बाद आया आपका ह्यूमन प्रॉब्लम्स। ह्यूमन प्रॉब्लम्स अभी जब से रिसर्च शुरू हुआ है तब से समझ ही रहे कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। कई तरीके की ह्यूमन प्रॉब्लम्स आती हैं। इन जनरल अपने इंडियन कल्चर में पहले लोग रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते, दूसरा सिंसियरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर आपने ज़बरदस्ती किसी को दे दिया तो उसको कहा अच्छा चलो ठीक है तुम्हारा काम हम किए दे रहे हैं, सिंसियरली रिस्पॉन्ड नहीं करते। तीसरा चीज़ आता है कि आपकी मेमोरी भी अफेक्ट करती है आपके रिसर्चर्स पर। मान लीजिए हमने लंबे समय का रिसर्च कर लिया, हमने आज एक क्वेश्चन ऐड दिया, 10 दिन बाद दूसरा क्वेश्चन ऐड दिया, हमारा सब्जेक्ट भूल जाता है कि उसने पहले क्या किया था, अब क्या करेगा। कभी कभी सब्जेक्ट जो है इरिटेट होकर आधे एक्सपेरिमेंट छोड़ के चले जाते हैं कि आगे हम नहीं करेंगे, तुम बहुत छिला रहे हो, होता है। तो ये सारे ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हमारे रिसर्च को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन प्रॉब्लम्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि हम अपना एक एग्जांपल लें। मेरा रिसर्च, हमने न्यूरोसाइकोलॉजी में रिसर्च किया हुआ है। मेरा टोटल रिसर्च 20 सब्जेक्ट पर है, ओनली 20 सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा वर्क लोकलाइज्ड था और इन 20 सब्जेक्ट पे डेटा कलेक्शन में हमको 5.5 साल लगे, क्योंकि हम लोकलाइज्ड वर्क कर रहे थे फोकल ब्रेन डैमेज पेशेंट्स पर, जिनके दिमाग का एक पार्ट एक्सीडेंट से या डैमेज हो चुका। होता क्या था कि हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते थे, जब आप पेशेंट्स के ऊपर काम करते हो तो एक साथ आप सारा काम नहीं कर सकते, उनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के करना होता है। हमने आज काम शुरू किया, 2 दिन बाद जब हम वापस वार्ड में गए तो बेड खाली मिला, पता चला पेशेंट चला गया। इस तरह करते 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 हमारा जो है रिसर्च खिंचता गया और 20 सब्जेक्ट के डेटा कलेक्शन में हमको 5.5 साल हो गए। तो ह्यूमन स्टडीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ मरना ही एक नहीं होता, पता चला फोकल ब्रेन डैमेज पेशेंट है, 4 दिन बाद उसका पूरा मेमोरी लॉस हो गया, तो जो 4 दिन पहले हमने काम किया था वो भी सब खत्म हो गया। तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स सिर्फ यही नहीं होती कि आदमी झल्ला जाता है, कुछ उसकी अपनी जनरल प्रॉब्लम्स, सिंसियर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हो सकता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छे से आपका काम कर दिया, ठीक है, कल मेरा मूड ठीक नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन लेकर चले आए, हमको अंदर से झुंझलाहट मची है तो रोज ही क्वेश्चन लेकर चले आते हैं, चलो हटाओ काम खत्म करो, बढ़ दिया काम खत्म हो गया। तो ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी इंडिया में चलन में नहीं आया है, लेकिन और कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में चलन में आ गया है कि वो लोग सब्जेक्ट्स पेड कर देते हैं। जो भी सब्जेक्ट आता है वो जितने घंटे काम करता है उतने घंटे का पेमेंट लेके जाता है। उनके हिसाब से वो एथिकल है कि हमने काम कर रहा है, उसको पेमेंट कर दिया।
पर अगर सोशल साइंस रिसर्च के वे में देखो तो ये हम लोग के हिसाब से प्योर रिसर्च नहीं होता। what effect आ जाएगा कि ऑब्जर्व करने नहीं जा रहे। हमने जैसे क्लासरूम में भी किया कि ठीक है तुम लोगों को ये काम करना है, हम सबको 100 रुपए देंगे, ये 10 शीट भरवा लो। ठीक है, 10 शीट भर के आगे ये भी हमने सबको 100 रुपए बांट दिए। इसका क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है तुम घर पे बैठ के खुद ही भर दो, चलो भर डालो, 100 रुपए तो मिलेंगे। होगा उसके अलावा डिमांड इफेक्ट भी रहेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिसर्च पर। अगर हमने कहा कि है हमारे 100 रिस्पॉन्सेस दे दो, हम तुम्हें 100 रुपए देंगे, वो सिंसियरिटी, वो ओरिजिनलिटी नहीं आती उसमें जो हमारे नेचुरल लॉ में आनी चाहिए। तो नेचुरल लॉ में काम करने के लिए ह्यूमन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। इसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके इंस्ट्रक्शंस कैसे, आप अपने जिसको आप अपना सैंपल ग्रुप ले रहे हो उसको आप कैसे मोटिवेट करते हो कि वो आपका रिसर्च में आपके साथ पार्टिसिपेट करें। तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ह्यूमंस को मोटिवेट करना, उनको ये बताना कि वो जब कर रहे हैं इससे उनका ही या उनकी तरह के प्रॉब्लम वाले दूसरे लोगों का कुछ भला होने जा रहा है, या इससे हम कुछ निकाल के बाहर सोसाइटी को ऐसा देंगे जिससे कि सोसाइटी का कुछ भला होगा, कुछ नाम होगा, है कि नहीं? जैसे कि अब म्यूजिक वाले या ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करेंगे, तो उन लोगों के साथ भी यही है कि आप लोग जो है जब भी म्यूजिक पर या ड्राइंग एंड पेंटिंग पे कोई काम करते हो या कोई नई चीज़ खोज के लाते हो, जैसे गढ़वाली कला है, सबने मेजर कर दिया, आपने उसमें एक नया पॉइंट ढूंढ लिया कि इस कला में ये चीज़ नहीं आती है, वो उससे क्या होगा? इन जनरल टर्म्स में तो हम लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कल्चरल उस फॉर्म में जाओ तो ये बहुत इफेक्ट करता है आपको भी, आपके सोसाइटी को भी और सोसाइटी के डेवलपमेंट को, कि वो चीज़ जो है वो अगर यहाँ निकल गया है वो क्यों निकल गया है, उस टाइम का सोशल कल्चर क्या रहा होगा जिसकी वजह से ये चीज़ इस आर्ट में प्रिडिक्ट हो रही है या नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन के लिए हमें ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है और ह्यूमंस के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है पर्सनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ क्या होंगे? अपना जब एक टाइम हो उसमें सब कुछ सीखा होता है, उसके कुछ कल्चर होते हैं, बैकग्राउंड से आ रहा होता है, जब वो किसी पे रिसर्च कर रहा होता है तो सब में उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो किसी एक पार्ट को मतलब उसके साइड लेने लगता है, उसका साइड लेने लगता है। तो किसी भी रिसर्च में क्या चीज़ें होती हैं? एक होता है रिसर्चर, एक होता है सैंपल, एक होता है क्लाइंट कह लो या सब्जेक्ट कह लो, जो भी होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इन तीनों ही एवर चेंजेबल ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो रिसर्चर हो, इन्वेस्टिगेटर हो, क्लाइंट हो या सब्जेक्ट हो या आपका सैंपल ग्रुप हो, सब में क्या है? ह्यूमंस हैं और हर ह्यूमन का अपना एक वैल्यू होता है, सबकी अपनी एक सोच होती है, सबका अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है जो कि किसी भी रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कभी कभी ये होता है कि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा आप सब ने जो भी क्वेश्चनर भरा वो बहुत अच्छे से भरा, पूरे अपनी सोच समझ करके उसको भरा, पर जब हम उसको एनालिसिस में लाते हैं तो उसके ऊपर हमारे अपने वैल्यूज़ हावी होने लगते हैं, वो डायरेक्शन देने लगते हैं कि हमको उस रिसर्च को किस फॉर्म में प्रिडिक्ट करना है। तो ये जो आपका अपना वैल्यूज़ होता है, ये जो वे ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो आपके वैल्यूज़ से डोमिनेटेड होगा। जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो आप सामने बताने की कोशिश करोगे, पर ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सोच और वो समझ सामने वाले की भी हो। वो हो सकता है कुछ और ढंग में सोचता हो। कुछ लोग डेमोक्रेसी पसंद करते हैं,
कुछ लोग ऑथोरिटेरियन ग्रुप पसंद करते हैं, और कितने बहुत सारे हैं। आपके यहाँ इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो बहुत सारी चुनावी पार्टियां हैं जिनका अपना अलग अलग मुद्दा होता है। एक मुद्दे से आप इम्प्रेस होते हो, एक से नहीं होते हो। ये आपका पर्सनल थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है। वो जो पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग है वो किसी भी रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि हम उस रिसर्च को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि आपके ये जनरल ये होते हैं ना, पोल वोट्स होते हैं जो तुरंत टीवी पर आने लगते हैं, एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स, ये सब क्या होते हैं? ये इसी तरह के रिसर्च का एक सैंपल है। ये भी एक टाइप ऑफ रिसर्च होता है जो एग्जिट पोल तैयार करता है। ये भी एक टाइप ऑफ रिसर्च होता है जिसको कि हम लोग इमीडिएट कैटेगरी में ही डालते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें आपके अपने से भावना को प्रदर्शित किया जाता है। अभी हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, हम एक टीचर हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव मेरा आप लोगों पर आएगा। अब हम यहाँ पर किसी एक पार्टी के लिए थोड़ा तारीफ कर दें, ठीक है, और तुरंत ही यहाँ एक एग्जिट पोल कराएं, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग सोचोगे मैम तो उसको करती, मैम को इम्प्रेस कर लो, बाकी बाहर बाद में हम लोग खुद का देखेंगे। होता है, जनरल सबके साथ होता है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जो सामने होता है हम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रभाव होता है, जो मेरा प्रभाव हमारे उस रिसर्च पर पड़ रहा है, वो प्रभाव हमारे रिसर्च को बायस करता है या लिमिटेड कर देता है, जो कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम यहाँ खड़ा होकर के आप लोगों से अगर हमें एग्जिट पोल कराना है, तो हम किसी भी मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे। हम जनरल बताएंगे कि आप लोगों के जो मन में जो विचार आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, आप उसको टिक करो। हम अपना ओपिनियन उसमें नहीं रखें तो शायद हमारा रिजल्ट थोड़ा सा कम बायस हो। पर ये जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर के भी, क्लाइंट के भी, सैंपल के भी, सभी के। तो जो हमारे रिसर्च में एक और प्रॉब्लम आती है वो इन वैल्यूज़ की वजह से भी आती है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कई तरह के रिसर्च, हमें पता है कि रिसर्च जो सोशल साइंस में रिसर्च होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। अभी 12-13 टाइप के रिसर्च मेथड्स आप लोग पढ़ोगे, तो उन सब का अपना अपना एक डेटा कलेक्शन मेथड भी होता है कि आप डेटा किस तरह से कलेक्ट करोगे। क्वेश्चनर दोगे, सर्वे दोगे, इंटरव्यू दोगे, 5 पॉइंट स्केल दोगे, 10 पॉइंट स्केल दोगे, 3 पॉइंट स्केल दोगे, स्केलिंग मेथड यूज़ करोगे, क्वेश्चनर यूज़ करोगे, सर्वे यूज़ करोगे, कौन सा मेथड आप डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपके मेथड्स हो गए। अब इसमें से हमने ये माना कि हम एक क्वेश्चनर मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए। अब उस इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उसको क्रियान्वयन करें। वो क्वेश्चनर जो है हम किस तरह से आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे रिसर्च को, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चनर ऐसे थमाया नहीं जाता। पहले आप सब्जेक्ट से को बैठाते हैं, उससे थोड़ी बातचीत करते हैं, उस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते, इनडायरेक्टली बताते हैं कि हम इस तरह का रिसर्च काम वर्क कर रहे हैं जो कि हम अपने पीएचडी के लिए इसके लिए कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग पीएचडी करो तो पीएचडी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा उसको अटीज करते हो, उसके बाद उसको क्वेश्चनर देते हो और बताते हो कि इसको आपको कैसे फिल करना है, वो क्वेश्चनर आपको कैसे उसके आंसर्स देने हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है वो हर इन्वेस्टिगेटर का अलग अलग होता है। वो कितना सही है ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्वेश्चनर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि हर क्वेश्चनर को भी प्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है।
इन जनरल फॉर्म में हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जो कि हमारे रिसर्च को काफ़ी अफेक्ट करता है और उसके सीमाओं को बांध देता है। तो जो हमारा मेथड ऑफ कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन मेथड है, उसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें आगे विस्तारित करना है, ये पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको, जैसे अगर हमने इंटरव्यू मेथड लिया, तो इंटरव्यू को में भी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दो तरह के होते हैं। तो अगर हमने उसमें हमें क्वेश्चंस हमने अपने दिमाग में सेट नहीं किए हैं, तो हमारा इंटरव्यू वेग होता जाएगा कि जो क्वेश्चन हमें जिस लिए पूछने हैं सिर्फ वही क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी जब आपको जवाब देता है तो साथ में कुछ पूछ सकता है। तो आपको अपने उससे नहीं भटकना है, जो हमारा एम है उससे नहीं भटकना है, उसको जवाब जरूर देना है, लेकिन आप जो अपने दिमाग में क्वेश्चन फॉर्म करते हो उसको फॉर्मेशन करना है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है। तो कभी कभी हमारा रिसर्च इन विधियों की वजह से भी बायस होता है या लिमिटेड हो जाता है, हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं या बायस होने लगते हैं। तो जो डेटा कलेक्शन मेथड को जिस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। इंटरव्यू है या क्वेश्चनर है, इंटरव्यू के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारा डेटा कलेक्शन मेथड है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर होता है सैम्पल साइज। सैम्पल साइज भी हमारे रिसर्च को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे जनरल सोशल साइंसेज में अगर हम बहुत ज़्यादा छोटा ग्रुप ले लेते हैं तो हमारे रिजल्ट उतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, उनके जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो उनको उतना ज़्यादा जनरलाइज करने में हेल्प नहीं कर पाते। और अगर हम बहुत बड़ा सैंपल ले लेते हैं तो भी हमें सेम प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली हमें अपने सैंपल को डिसाइड करना पड़ता है। अब अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में एक फील्ड होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल में हमेशा बहुत छोटा सैंपल लिया जाता है, उसको बढ़ा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो हम तो स्टडी करते करते ही क्लिनिकल कैटेगरी में आ जाएंगे। अदर रिसर्चर्स हैं जैसे कि आपका है इंटरव्यू मेथड से या सर्वे मेथड हुआ। अब जैसे बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, बाढ़ का प्रभाव एक बहुत वेग टर्म हो गया। बाढ़ का प्रभाव घाटों पे रहने वाले लोगों पर क्या पड़ रहा है, अगर हम उसको स्पेसिफाई कर दें तो बाढ़ का प्रभाव जो घाटों पर लोग रहते हैं उनके ऊपर क्या पड़ रहा है। अगर हमको ये प्रॉब्लम हमारी है तो इसके लिए हमें घाटों के किनारे रहने वाले लोगों को देखना पड़ेगा। मान लो अगर 100 फैमिली है तो हमें कम से कम 80 का एक सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक। तो सैंपल का साइज जो है वो हमारे रिसर्च को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा छोटा ले लेते हैं तो भी दिक्कत होती है, और अगर हम बहुत बड़ा ले लेते हैं तो भी उसके एनालिसिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हम यही कहा कि बाढ़ का प्रभाव घाटों पर रहने वाले लोगों पे क्या पड़ता है और हमने बिना सर्वे किए सैंपल साइज ले लिया 500 और हम घाट पर गए तो वहाँ हमें 100 लोग ही मिले, घाट पर गए तो हमें वहाँ 100 ही लोग मिले, तो फिर हम दूसरा घाट ढूंढना शुरू करते हैं। फिर कानपुर के घाट का और बनारस के घाट का दोनों का क्या असर हो रहा है, फिर उसमें हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ती है क्योंकि कल्चर का भी इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम सिर्फ कानपुर का लेते तो हमें वो कल्चर पर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, पर अगर हम 500 करने के लिए बनारस का भी, इलाहाबाद का भी, सब जगह का घाट ले लेंगे तो उसमें हमें और भी वेरिएबल्स फिर इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो जो भी हम अपना प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं उसके लिए हमें कैसा सैंपल चाहिए वो हमें रीडिसाइड करना चाहिए। सैंपल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और सैंपल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जिसके कि एनालिसिस में हमें दिक्कतें आएंगी।
जैसे हम लोग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का जो इफेक्ट एजुकेशन के ऊपर है, दैट इज अ ब्रॉड टॉपिक, तो इसके ऊपर आइडियल सिंथेसिस क्या होना चाहिए? इतना ब्रॉड टॉपिक कैसे लेंगे? नहीं, जैसे आप अभी एग्जांपल की बात हाँ, कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात की, इसमें भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कानपुर शहर में काम करना चाह रहे हैं या यूपी स्टेट में काम करना चाह रहे हैं या इंडिया लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। अगर हम कानपुर शहर में काम करना चाह रहे हैं तो हमारा 200 का सैंपल बहुत होगा। अगर हम स्टेट में काम कर रहे हैं तो 500 का सैंपल चाहिए होगा। और अगर हम ऑल ओवर इंडिया बात कर रहे हैं तो आप एक स्टेट का 500 का एवरेज मानिए, तो उसको आप घटा के अगर आप 300 भी कर देते तो आप अपने स्टेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 300 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टेट्स, तो उतना बड़ा सैंपल चाहिए होगा हमें। हाँ, क्लस्टर करना, वो सैम्पलिंग मेथड में आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि क्लस्टरिंग कैसे होती है। अब अगर हम यूपी में 300 का सैंपल ले रहे हैं तो केरला में कितना लेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। कहीं बहुत डेंस पॉपुलेशन है, कहीं बहुत कम पॉपुलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू, अब पॉवर्टी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। यूपी में आपको पॉवर्टी जो मिलेगी वो हरियाणा में, दिल्ली में वो रेशियो नहीं मिल पाएगा। या बॉम्बे में पॉवर्टी ज़्यादा है। अगर आप हम कहें बॉम्बे बहुत डेवलप्ड है, लेकिन अगर हम यूपी से कंपेयर करें तो बॉम्बे में पॉवर्टी ज़्यादा है, यूपी में बहुत कम है। उसके अकॉर्डिंगली एज कंपेयर टू बॉम्बे, क्योंकि वहाँ स्लम्स ज़्यादा हैं, वहाँ लेबर वर्क ज़्यादा है। जितने यूपी बिहार के पॉवर्टी है वो सब बॉम्बे में जाकर बस गई है। तो इस तरह से स्टेट वाइज हमें डिफाइन करना पड़ता है, उसकी क्लस्टरिंग होती है। जब आप सैम्पलिंग मेथड पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लस्टरिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम। आप लोगों को अभी बताया कि टाइम क्या होता है कि हमें रिसर्च हमेशा टाइम बाउंड करना चाहिए। हम टाइम बाउंड करते भी हैं, पर जैसा कि बताया कि सोशल रिसर्च हमारा ह्यूमन बेस्ड स्टडी है, तो कभी कभी हमारा फाउंडेशन हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे हमने अपना एग्जांपल दिया, हम बाउंड करके करते कि हमें 20 सब्जेक्ट करने हैं तो हम 2 साल में कर लेंगे, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका जीना, मरना, भूलना, याद रखना मेरे हाथ में नहीं था। तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे रिसर्च को लिमिट कर देता है, क्योंकि हम ह्यूमन स्टडी कर रहे हैं, सोशल स्टडी कर रहे हैं। तो टाइम अगर हम मान के चलते हैं कि 2 साल, तो वो आगे 2.5 साल भी खींच सकता है और 1.5 साल में भी हो सकता है। तो टाइम हमारे रिसर्च को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देता है। उस टाइम के आगे या पीछे हम काम नहीं कर पाते। उसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ स्टडी। टाइम को आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ चुके हो कि टाइम बाउंड होना चाहिए, पर टाइम बाउंड कभी कभी नहीं हो पाता। हम बाउंड करते हैं पर वो फाउंडेशन ब्रेक हो जाता है सम अनयूजुअल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ स्टडी। टाइमिंग ऑफ स्टडी क्या है कि जो भी हम टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं वो प्रॉब्लम आज एग्जिस्ट हुई हो और हम उससे 5 साल बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया बाढ़ का प्रभाव, ठीक है, गंगा तट पे रहने वाले ऊपर। अगर हम ये काम जुलाई में करें तब तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्लाई करेगा, यूजफुल होगा। पर वही काम अगर हम जनवरी में करेंगे तो जो प्रभाव उन पर पड़ा होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हमेशा जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, प्रॉब्लम ले रहे हो या गोल ले रहे हो अपने रिसर्च का, उसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस टाइमिंग पर कौन सी स्टडी कर रहे हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ ऐसी होती हैं जिनको कि आप सालों के ऊपर ले जा सकते हो, पर कुछ स्टडीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप एक टाइम के अंदर ही करते हो। जैसे लॉकडाउन का प्रभाव लॉकडाउन के महीने 2 महीने बाद तक दिखेगा, लेकिन अगर उसके साल भर बाद हम उसको स्टडी करेंगे तो वो इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। और ह्यूमन नेचर है, आदमी भूल जाता है, आदमी आगे बढ़ने के उसमें पीछे की चीज़ों को अक्सर करके भूल जाता है। तो जो टाइमिंग ऑफ द स्टडी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपके रिसर्च को लिमिट कर देता है।
कि कितना टाइम आप लगा रहे हो, किस टाइम पर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे स्टडी, जो भी हम स्टडी करते हैं या जो भी हम एम लेते हैं, उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या करता है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमें स्टडी कंडक्ट करने के लिए हमने 5 साल की एक स्टडी डिज़ाइन कर ली, उसमें तमाम तरह के टूल्स डिज़ाइन कर लिए, सब कुछ हमने डिज़ाइन कर लिया, पर बाद में आता क्या है कि ये टूल्स हम खरीदेंगे कैसे? या 5 साल तक अगर हमें काम करना है तो हमें डेली कहीं आना जाना होगा, तो हम कन्विंस भी लगेगा हमारा, कन्वेंस भी लगेगा, टूल्स भी लगेंगे, क्वेश्चनर अगर हमने लिए तो क्वेश्चनर्स के भी बंडल्स लगेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, वो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है कि हमारे पास हाथ में पैसा कितना है। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपके रिसर्च को प्रभावित करता है। तो हमेशा जो है रिसर्च कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जब हम अपने फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हैं तो जनरली ये होता है कि पहले हम सोचते हैं कि 4 क्वेश्चनर यूज़ कर लेंगे इस एक प्रॉब्लम के लिए, तो चारों से अलग अलग वेरिफिकेशन होगा। बाद में हम देखते हैं कि मेरे पास 4 का बजट नहीं, तो हम उसको 2 पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक बहुत ही मेन फैक्टर है जो कि हमारे रिसर्च को बाउंड करता है या लिमिट कर देता है, छोटा कर देता है। हम काम इतना बड़ा करना चाहते थे लेकिन वो इतना बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे पास स्टडी न्यूरोसाइकोलॉजी की थी, तो आप उस पर तो काफ़ी ज़्यादा लगा होगा, मतलब फाइनेंशियली। मेरा पूरा रिसर्च ICSR से फंडेड था। हमारा जितना भी काम होता जाता था हम उनको भेजते जाते थे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो लोग हमें फंड करते थे। मैम ये आपका प्रोजेक्ट है या फिर PhD? PhD थी। PhD वॉज फंडेड बाय ICSR, तो वहाँ से हमें फंडिंग मिलती थी। मेरा अपना 10 रुपये भी नहीं लगा। तो मैम आप लोगों को भी रिसोर्सेज और मनी मिलेगा? हाँ, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप लोग इस पे नेट पे ट्राई करिए। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि PhD को फंड करती है, फंडिंग एजेंसीज बहुत सारी हैं। मैम तो आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? जैसे कि UGC भी करता है काफ़ी सारे और से टाइम चला गया है, हाँ। जब तक एनरोलमेंट वाला नंबर हम लोग को मिला तब तक काफ़ी सारे UGC भी करता है। हम लोग सोशल साइंस में तो ICSR भी करता है, सोशल साइंस रिसर्च कम्युनिटी ही है ये। तो ऐसे कई सारी फंडिंग एजेंसी, यूपी गवर्नमेंट की भी एक एजेंसी है जो फंड करती है, पर उनका फंडिंग थोड़ा स्टाइल उनका डिफरेंट है, उनका आइडिया। यूनिवर्सिटी से भी असिस्टेंस मिलता है, तो वो आप लोगों को नेट पे जाकर के देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर फंडिंग कहीं बाहर से हो जाती है तो बहुत इजी हो जाता है आपका रिसर्च वर्क। आगे चलिए। लैक ऑफ प्रीवियस स्टडी इन द रिसर्च एरिया। जो हमने एम लिया या जो हमारे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, जो हमने एम लिया या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसमें इससे पहले क्या क्या काम हो चुके हैं, कितने तरह के काम हो चुके हैं। अगर स्टडीज सारी हमें प्रोवाइडेड हो तो हमारा काम इजी हो जाता है। पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमने लॉकडाउन की बात की, तो लॉकडाउन पे आपको 10 साल पुराना रिसर्च नहीं मिलेगा या 5 साल पुराना रिसर्च नहीं मिलेगा, वो साल 2 साल के अंदर का ही रिसर्च आपको मिलेगा। तो कभी कभी होता है कि कुछ एरियाज में हमारे पास पुरानी स्टडीज़ की कमी होती है जो कि हमारे रिसर्च को आगे प्रभावित करती है या अफेक्ट करती है और हमारे वर्क को थोड़ा लिमिटेड कर देती है। क्योंकि अगर लॉकडाउन की स्टडीज़ की बात करें तो लॉकडाउन की स्टडीज़ आपको 2 साल की ही मिलेंगी। इन जनरल जैसे बाढ़ की बात करें, बाढ़ पर तो हमें 20 साल 25 साल 50 साल पुराना लिटरेचर भी मिल जाएगा कि फ्लड का क्या इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम लॉकडाउन के इफेक्ट की बात करें तो हमें उसमें 2 ही साल के स्टडीज़ मिलेंगी जो कि अलग अलग एरियाज में हुई। तो उनको एक उसमें कि एक कोई फैक्टर पे हमें कितनी स्टडीज़ मिलती हैं ये देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो
कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास प्रीवियस स्टडीज नहीं होती और हम एक जनरल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने में प्रॉब्लम होने लगती है, जो कि हमारे स्टडी को काफ़ी लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, तीसरा है जो लास्ट है रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, हाउ यू इंटरप्रेट योर डेटा। आप अपने डेटा को या जो भी आपके पास कलेक्टेड रिजल्ट है उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। जैसे इंटरव्यू शेड्यूल किया, इंटरव्यू में आपको रिस्पॉन्सेस ही मिलेंगे, उनका आपके पास कोई नॉर्म्स नहीं होगा, है ना। उन रिस्पॉन्सेस के लिए आपके पास कोई प्री मेड नॉर्म्स नहीं होंगे कि हमको इसको रिस्पॉन्स को इस तरह से एनालाइज करना है। तो ये जो वे ऑफ एनालिसिस होता है वो हर बार डिफर करता है डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। तो कभी कभी जो है जो ये इंटरप्रिटेशन होता है वो हमें एक गलत दिशा में आगे बढ़ाने लगता है। इसको हम लोग रॉन्ग डिसीजन कहते हैं कि कोई भी गलती हो या कोई भी मिस्टेक हो हमारे इंटरप्रिटेशन में, तो हम आगे उसमें जो बढ़ते जाते हैं वो हमें एक गलत डायरेक्शन या एक गलत दिशा मिलने लगती है। और मोस्टली ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जब हम इंटरव्यू स्ट्रक्चर करते हैं या सर्वे स्ट्रक्चर करते हैं। एग्जैक्ट पुल भी एक आपका सर्वे मेथड है। कितने एग्जैक्ट पुल सही होते हैं? कितने एग्जैक्ट पुल सही होते हैं? क्योंकि जो हम एग्जैक्ट पोल पर या सर्वे पर या इंटरव्यू के इंटरप्रिटेशन पर हमारे अपने कॉन्शियसनेस का या हमारे अपने वैल्यूज़ का भी प्रभाव पड़ने लगता है, तो हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। जब इस तरह के काम होते हैं तो फिर हमारा रिसर्च थोड़ा सा बायस होने लगता है। तो ये सारी कमियां हैं रिसर्च की जो कि हम जिनको कि ध्यान में रख करके हमें अपना रिसर्च आगे प्लान करना चाहिए। इनको ध्यान में रखे बिना अगर हम रिसर्च प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके आगे भी कुछ आएंगे मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिमिटेशंस थे। जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं तो इन कमियों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, इसको ध्यान में रख करके अपना रिसर्च डिज़ाइन करते हैं कि जितनी भी कमियां हो उनको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकें। ठीक है, ओके। कोई और सवाल? किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया सबके? अच्छे से? यस मैम। चलिए, थैंक यू। मतलब समझ में आया ना? मेरी अपनी क्लासेस में है। आपका लैपटॉप बेसिक जो है चीज़ है आप लोगों को रिसर्च में जो समझनी है वो समझनी ये है कि आप लोग जो अपनी प्रॉब्लम डिसाइड करो वो बहुत वेग ना हो कि आप लोग खुद उसमें परेशान हो जाओगे। आपके जो भी वेरिएबल्स हों उनको आपकी समझ में आना चाहिए। कभी कभी हमारे मेंटर्स या गाइड्स भी कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो हमें समझ में नहीं आता पर हम शुरू कर देते हैं। तो आप सबसे पहले वेरिएबल्स को समझो और तब उनका सिलेक्शन करो। ठीक है। तीसरी चीज़ कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। जो भी आप प्रॉब्लम या एम या गोल ले रहे हो अपने रिसर्च वर्क या जो आपने वेरिएबल्स डिसाइड किए हैं उनको स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है। उन मटेरियल की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है कि नहीं है, वो अवेलेबल हो जाएंगे हमें इजली या नहीं। उसके बाद हमें उसे किस तरह से एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च स्टार्ट करने से पहले सोचनी पड़ेगी कि उसका हम एनालिसिस किस तरह से करेंगे। ठीक है। स्टैटिस्टिकल फॉर्म में करेंगे या एक्सप्लोरेटरी फॉर्म में करेंगे। तो उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि वो भी आप
आप प्री डिसाइडेड रखो। पहला आपका प्रॉब्लम डिफाइंड हो, हाइपोथेसिस आपकी क्लियर हो। तीसरा, जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए, उसको स्टडी करने के लिए मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल हो। तीसरा, जो रिजल्ट या आउटपुट आ रहा है उसको एनालाइज करने के लिए आपके पास बैकअप हो। जैसे अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हो तो आप किस तरह से एनालाइज करोगे, क्वांटिटेटिव कर रहे हो तो आप क्या कंप्यूटराइज करोगे या मैनुअल करोगे, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितना मिल रहा है, उस पर आपको पुरानी स्टडीज़ कितनी मिल रही हैं, कितनी इंडियन स्टडीज़ मिल रही हैं, कितनी फॉरेन स्टडीज़ मिल रही हैं। फॉरेन स्टडीज़ सपोर्ट करती हैं लेकिन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होती। इंडियन स्टडीज़ जो मिलती हैं और उसमें से भी जो रिसेंट स्टडीज़ हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। ये आप लोगों के मेन फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रख करके आप लोग अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है। किसी भी अच्छे रिसर्च को करने के लिए उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत इफेक्ट करती है। रिलायबिलिटी मीन्स मतलब कि अगर उस रिसर्च को कोई और भी रेप्लिकेट करे तो सेम रिजल्ट। वैलिडिटी मीन्स कि आप जिस काम के लिए आप रिसर्च कर रहे हो वो आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी बातों को ध्यान में रख करके आप अपना प्रॉब्लम डिसाइड करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम अगर बहुत वेग हो गया तो आप लोग आगे चल के खुद परेशान हो जाएंगे। उसको आगे फिर आप लोगों को करने में टॉपिक्स अगर जैसे कुछ डिसाइड करते हैं तो क्या बीच में टॉपिक चेंज करने के लिए काफी डिफिकल्टी होती है? बहुत डिफिकल्टी होती है। नहीं, अगर आपका सिनॉप्सिस अप्रूव्ड हो गया तो टॉपिक चेंज करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अपना टॉपिक पहले से ही सोच समझ करके रखें और उस टॉपिक को सोचने में आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होंगे, वेरिएबल को स्टडी करने के लिए हमारे पास टूल क्या होंगे या उनको हम स्टडी कैसे करेंगे। अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हुए तो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो जो भी आप प्रॉब्लम बनाएं तो उसमें दो चीज़ पहले डिसाइड कर लें कि आपके वेरिएबल्स क्या होंगे, कि किस चीज़ को आपको अध्ययन करना है। दूसरा, वो अध्ययन आप कैसे करेंगे, उसके टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं या आपको वहाँ जा कर के काम करने की परमिशन मिल जाएगी, ये अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इन तीन चीज़ों का ध्यान में रख करके तब आप अपना कोई भी टॉपिक डिसाइड करेंगे। उससे अलावा डिसाइड करेंगे तो फिर दिक्कत आप लोगों को होगी। ठीक है। ये पूछ लो कि नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है ना। तो आप लोग एक मिनट बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं प्लीज। मैम इसको बंद कर दीजिए।